हाँ जी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आज हम अपना सेकंड लेक्चर करते हैं, जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्सेज और फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ये तीन रिसोर्सेज आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेचुरल रिसोर्सेज स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेचुरल रिसोर्सेज हैं ट्रांसफॉर्म्ड इन अ वे दैट इट बिकम्स मोर वैल्यूएबल। मतलब कोई भी नेचुरल रिसोर्स, कोई भी चीज़ होगी, जैसे पेड़, ट्री, अगर हमने उस पेड़ को लकड़ी में कन्वर्ट, मतलब लकड़ी तो होती है, बेड में कन्वर्ट कर दिया, हो गया ना वैल्यूएबल। गेट में कन्वर्ट कर दिया तो हो गया ना वैल्यूएबल। अगर उसका घर, जैसे कई देशों में घर बनाते हैं पेड़ की लकड़ियों से ही, वुड से, तो हो गया ना वैल्यूएबल। समझे? तो उसमें क्या क्या है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम अपने प्रयोग के लिए वैल्यूएबल लेके आ सकें, तो वो हो जाती है नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे पानी बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम जब उसको अपने यूज़ में लेके आए तो वो वैल्यूएबल हो गया। जैसे पानी, हवा, मिट्टी, मिनरल्स, कोल, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये सभी की सभी हो गए अपने नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो दो तरह के होते हैं, एक क्या क्या, एक तो रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल क्या होता है? रिन्यूएबल में होती है एबिलिटी टू रिप्लेनिश देमसेल्व्स, मतलब वो अपने आप दोबारा से ठीक हो जाते हैं। जैसे पानी, पानी अगर कहीं पे ख़त्म हो रहा है तो बारिश आएगी, पानी फिर से भर जाएगा। पेड़ अगर कहीं पे ख़त्म हो रहे हैं तो पेड़ के जो बीज हैं वो इधर से उधर स्प्रेड होंगे, फिर वो प्योद बनेगी और फिर वो पेड़ बन जाएगा। तो पेड़ अपने आप से अपने आप की भरपाई कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या क्या होती हैं? जैसे सनलाइट हो गई, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वाटर, सोयल और भी बहुत सारी चीज़, जो इनको कहते हैं रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? जो एक बारी ख़त्म हो गए ना, तो वो दोबारा से जनरेट होने में लाखों करोड़ों साल ले लेते हैं, तो वो हो ही नहीं पाते। इनडायरेक्टली इतने साल कौन ही वेट करेगा। ठीक है, तो यानी कि दैट कैन नॉट रिप्लेनिश्ड वंस यूज्ड और प्रिस्ट, मतलब एक बार यूज़ हो गए तो दोबारा मुश्किल हो जाता है होने में। जैसे पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोलियम एक बार ही ख़त्म हो गया, दोबारा नहीं आ सकता। जैसे गोल्ड, गोल्ड नीचे से ही तो निकलता है ना, गोल्ड अगर एक बार ही ख़त्म हो गया तो नहीं हो सकता दोबारा। जैसे डायमंड्स, ठीक है, डायमंड हालांकि फैक्ट्रीज़ में भी बनते हैं, लेकिन मैं ओरिजिनल डायमंड्स की बात कर रहा हूँ जो कि निकलते हैं खदानों से, कोल की फैक्ट्रीज से, तो वो डायमंड्स। एग्जाम्पल क्या है? फॉसल फ्यूल्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब जो नेचुरल और रिसोर्सेज, इनको तो हमने दो भागों में बांट दिया। अब जो रिसोर्सेज है ना, सिर्फ रिसोर्सेज, वो भी दो भागों में बांटे गए हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। ओके, बायोटिक क्या क्या है? बायोटिक हैं जो कि लिविंग रिसोर्सेज होते हैं, जैसे क्या क्या, फॉरेस्ट हो गई, एग्रीकल्चर, फिश, वाइल्ड लाइफ, ये सारे के सारे होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। और एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? यानी कि जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं। लिविंग नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है? अगर नहीं पता तो कमेंट कर देने की, एक वीडियो अलग से बना दूंगा। नॉन लिविंग रिसोर्सेज एग्जाम्पल पेट्रोल, भूमि यानी कि लैंड, मिनरल्स, ये सारी एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। अब देख लेते प्रॉब्लम्स क्या हैं नेचुरल रिसोर्सेज के केस में। देखो, प्रॉब्लम है एक तो क्या है, अनइक्वल कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब इसका मतलब ये है कि भाई जो अपना वेस्ट की कंट्रीज़ हैं उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो वो उन नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल अच्छे से कर पाते हैं। वही अगर हम अपना ईस्ट की बात करें, ईस्ट का जो अर्थ है, जैसे जहाँ पे अपना एशिया आता है, इंडिया, एशिया के अंदर जैसे इंडिया आता है, चाइना आता है, उनकी पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे बुरी तरह से ढूंढते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज कहीं पे मिल जाए और उनका इस्तेमाल कर लें। टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी है नहीं। टेक्नोलॉजी किसके पास है? वेस्ट वर्ल्ड के साथ। फिर हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो वेस्ट वर्ल्ड बोलता है कि आप लोग नेचुरल रिसोर्स को कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हो, अर्थ के ऊपर खतरा है, और वही ये लोग टेक्नोलॉजी देने से मना करते हैं। समझे? खुद ने तो वही है, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मतलब खुद ने तो अच्छा खासा फॉसल फ्यूल उड़ा लिए और डेवलप्ड हो गए,
और जब हम लोग फॉसिल फ्यूल उड़ा के डेवलप्ड हो रहे हैं तो वही कह रहे हैं कि भाई नहीं 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 ऐसे नहीं होता, राम का नाम लो बस, समझे। चलो नेक्स्ट, अब आ जाते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट देखो उसमें ही नेचुरल रिसोर्सेज में ये हो रह गए रिसोर्सेज बिकॉज मोर पॉपुलेशन, एग्जांपल ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल इंडस्ट्रीज, वेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें। प्लानिंग लैंड यूज़, अब क्या करना है, हमने जो भी लैंड है ना उसको एकदम अच्छे तरीके से यूज़ करना है। एकदम अच्छे तरीके से कैसे, मान लो ये कहीं पे लैंड है, इसके ऊपर ट्रीज़ हैं, हम क्या करेंगे, ट्रीज़ को काटेंगे, घर बनाएंगे और ये ट्रीज़ गायब, फिर ये लैंड है, फिर ये लगभग ख़त्म होती चली जाएगी, बंजर होती चली जाएगी। तो हमें एक सस्टेनेबल यूज़ करना है, ठीक है। सस्टेनेबल, द नीड इज़ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, तो हमें सस्टेनेबल करना है। सस्टेनेबल कैसे, मान लो कहीं पे पेड़ है, हमें वो उसकी लकड़ी भी चाहिए और पेड़ को भी रखना है, तो हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा पेड़ है तो उसकी जो शाखाएं हैं ना, ब्रांचीज, जैसे 10 ब्रांचीज हैं, 10 में से क्या करेंगे, 50% ब्रांचेस को काट लेंगे, पेड़ नहीं काटेंगे। तो जो वो पेड़ नया फूट के आएगा ना वो अच्छे तरीके से आएगा। ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जापान में, ठीक है, वो बड़ा हायर लेवल पे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर ट्रीज़ हैं तो हमें, नहीं तो फिर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, मतलब वो अपने आप को रिन्यू करते रहते हैं। अब क्या है, हम जैसे ये मानना है अगर आपको जिंदा रहना है ना अर्थ पे, तो हमारे जो पूरी अर्थ है उसका 30% फॉरेस्ट होना चाहिए, 33%। वही है कितना हमारे इंडिया का, और एशिया की बात करें तो 20 पॉइंट समथिंग है, सिर्फ इतना फॉरेस्ट एरिया है। 80% लैंड ही लैंड है, सारा फॉरेस्ट काट दिया लोगों ने। अब वही अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, 30% ऑफ द वर्ल्ड इज़ फॉरेस्ट, 30% है वर्ल्ड का फॉरेस्ट, होना चाहिए 33, है कितना 30। और 30 में भी अगर हम सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट की बात करें तो वो है अफ्रीका में 33। क्यों, क्योंकि अफ्रीका बहुत ज़्यादा गरीब है, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, टेक्नोलॉजी है नहीं, तो इसलिए लोग काट नहीं रहे, बस इसीलिए, समझे। यूज़ ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का यूज़ क्या क्या होता है, एक तो कमर्शियल होता है, पेड़ पौधे वगैरह काट लिए, इनका यूज़ कर लिया, बिल्डिंग्स बना ली, गेट बना लिए, बेड बना लिए, इनका कमर्शियल यूज़ हो गया फॉरेस्ट का। फिर वो जो होता है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, भाई अगर फॉरेस्ट है तो वहाँ पे हर तरह के जानवर भी रहते होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें रहते होंगे, तो वो एक इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो साइकिल है ना वो चलती रहती है, ठीक है। जैसे घास, घोड़ा और चीता वगैरह या लायन, तो ये क्या है, घोड़ा घास को खाएगा और चीता लायन को खाएगा, तो एक साइकिल कंप्लीट होगी ना, तो दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ये इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इसका। फिर आ जाता है एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू क्या है, सिर्फ जो अपनी मेडिसिन है, ये तो है नहीं कि भी सारी की सारी मेडिसिन हम अपने पेड़ पर उनसे लेते हैं, जानवरों से लेते हैं या फिर उनकी हड्डियों से लेते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी मेडिसिन क्या है अपने पेड़ पौधों से भी ली जाती है, और जैसे कुनीन हो गई या फिर अपना नीम का पेड़ है, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, और भी बहुत सारी हैं, तुलसी हो गई, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी हैं, तो यानी कि इसका एस्थेटिक वैल्यूज़ भी हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं लाइफ एंड इकोलॉजी ऑफ ट्राइबल्स। अब क्या है, एक जैसे कोई भी फॉरेस्ट एरिया उसमें ये तो है नहीं कि पेड़ हैं, पेड़ के साथ जानवर भी हैं और जानवरों के साथ ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी रहती है, जैसे अंडमान निकोबार में हो गई, तो वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ पूरी की पूरी डिपेंड फॉरेस्ट एरिया में हैं, फॉरेस्ट एरिया से ही हैं, वहीं से वो लोग किसी पशु को मारते हैं, खाते हैं, या फिर मछली पकड़ते हैं, खाते हैं, या फिर पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो खाते हैं, मतलब पूरी की पूरी निर्भरता उनकी इन्हीं फॉरेस्ट के ऊपर है। तो अगर ये फॉरेस्ट खत्म तो वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ खत्म, क्या पता लाखों करोड़ों साल से वो वहीं पे रह रहे हों, समझे। चलो नेक्स्ट है अपनी, अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि भी जो फॉरेस्ट है ना उसका हम ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, मतलब भाई हमें करना चाहिए एक पेड़ का यूज़, हम कर रहे हैं 10 पेड़ का यूज़, क्यों, सिर्फ प्रॉफिट के लिए, पैसा आ जाए, बिक जाए, पैसा आ जाए, हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें ज़्यादा खरीद सकें, ज़रूरत डे बाय डे बढ़ती रहती हैं, ठीक है। ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि डिफॉरेस्टेशन इज़ मोर इन ट्रॉपिक देन टेम्परेट कंट्रीज़, मतलब देखो जहाँ पे इन्वायरमेंट ठीक होगा, जहाँ पे सूरज की किरणें ठीक ठाक आती होंगी, वहाँ पे पेड़ अच्छे ज़्यादा उगेंगे, यानी कि जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ
ये इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो ये और ये एरिया आता है ना, इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो उगते हैं अपने पेड़ वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ है। और यहाँ इक्वेटर के पास में क्या है, इक्वेटर के पास में हो गया अपना सारा का सारा मरुस्थल का एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत ही रेत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेजर्ट है। तो ये हो गया। तो इन एरियाज़ में ओवर एक्सप्लोटेशन ज़्यादा है, इन एरियाज़ में कम है, क्योंकि यहाँ है ही नहीं पेड़, कम है तो कम होगी। कोज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, देखो हम ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं, उसका कोज क्या होगा, मतलब उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, क्या क्या होगा, किस वजह से हो रहे हैं कि एक तो होगी शिफ्ट कल्टीवेशन और झूम कल्टीवेशन। देखो झूम कल्टीवेशन क्या है, झूम कल्टीवेशन है जैसे हम कहीं पे भी जंगलों के आसपास रहते हैं और हमारे पास ज़मीन नहीं है, मतलब खुद की, अपनी खुद की, तो हम क्या करेंगे, जो फॉरेस्ट का एरिया है ना, जैसे ये एक फॉरेस्ट का एरिया है और यहाँ पे पेड़ ही पेड़ हैं बहुत सारे, तो क्या करेंगे हम इतने से एरिया को लेंगे, इसमें से सब के सब पेड़ काट देंगे और फिर यहाँ पे अपनी खेती करेंगे। कुछ टाइम बाद ये ज़मीन जो उपजाऊ थी वो ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर ऐसे ही करते करते हम पूरे के पूरे जंगल को खा जाएंगे। ये जंगल ख़त्म, फिर नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, समझे। दिस इज़ कॉल्ड झूम कल्टीवेशन। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सरकार इससे बचने के लिए लोगों को पॉलिसीज़ वगैरह बना रही है, जैसे उड़ीसा होगी इस साइड में। फिर होगी कॉमर्शियल लॉगिंग, मतलब जंगलों का कॉमर्शियली यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, वही जो मैंने बताया था अभी प्रॉफिट मेकिंग के लिए। फिर उसका नीड फॉर फ्यूल वुड, इसमें क्या है, हम जो है लकड़ी का यूज़ अपने फ्यूल के लिए भी करते हैं, जैसे आग जलाने के लिए। अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, अभी तो जैसे एलपीजी गैस आ गई, हालांकि एलपीजी गैस का भी रेट्स इतना ज़्यादा हो गया, जो गांव के अंदर है वो लोग फिर से लकड़ियों के ऊपर जा चुके हैं। लकड़ी हो गई या फिर उपले हो गए, उपले मतलब काउडंक, ठीक है, उनके ऊपर जा चुके हैं वो लोग दोबारा से। सरकार ने पता नहीं क्या कर रही है, इतने ज़्यादा महंगे रेट्स कर दिए, जिसकी वजह से जो ये एलपीजी गैस लाई गई थी, जो इसका उद्देश्य था, उससे भटक के और सरकार लोगों को बेबस कर रही है कि आप फिर से लकड़ी के यूज़ पे जाओ। ठीक है, तो ये अब होगा क्या, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उसकी क्षमताएं बढ़, वो लोग एनर्जी मांगेंगे, एनर्जी मांगेंगे तो वुड की कटाई होगी, वुड की कटाई होगी तो वो लोग वुड को जला के आग के लिए यूज़ करेंगे वुड को, और फिर उससे अपनी भूख शांत करेंगे, खाना वगैरह जो भी बनाना वो बनाएंगे। ठीक है, फिर आ जाता है अपना फोर्थ, एक्सपेंशन फॉर एग्री जैसे कि आजकल जो है बिजनेस बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। बिजनेस किस तरह से, जो अपने फॉरेस्ट में बिजनेस है वो क्या है, जैसे पाम ऑयल हो गया, वुड का हो गया, वुड का एग्री, जैसे वुड का बिजनेस हो गया एक तरह से दूसरी जगह पे, मिनरल्स हो गए, ठीक है, रबड़ हो गया। रबड़ क्या होता है, रबड़ का एक पेड़ होता है, उसके ऊपर क्या होता है, ऐसे करके कट लगाते हैं और फिर यहाँ पे कुछ भी बकेट वगैरह लगा देते हैं और फिर वो टप 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 करके वाइट वाइट सा आता है और इसमें हो जाता है, और फिर उसको फैक्ट्री में लेके जाते हैं, कुछ उसके अंदर प्रोडक्ट मिलाते हैं और उसको गर्म करते रहते हैं, जिसकी वजह से पानी उठ जाता है और वो जो प्रोडक्ट मिलाता है और जो रबड़ है दोनों मिलके एक रबड़ बन जाती है। सेम एज इट इज सेम प्रोसीजर से अपना च्युइंगम हो गई, वो भी सेम, उसका भी सेम प्रोसीजर है। चलो, अदर देन दैट रबड़ हो गई, फ्रूट्स हो गए। फ्रूट्स का अब क्या है, एक पेड़ की कैपेसिटी है फ्रूट का कुछ ना कुछ, जैसे 100 किलो हो गए या फिर 200 किलो हो गए, वो पेड़ इतनी कैपेसिटी कर सकता है। लेकिन अब क्या है, हम उसका बढ़ाने के लिए हम उसके ऊपर क्या है, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, वो लोग उसका छिड़काव करेंगे, या फिर एनपीके हो गया उसको डालेंगे उसके अंदर। तो इससे क्या है, जो मिट्टी है, मिट्टी की जो लवणता है वो कम होती रहती है, यानी कि मिट्टी की उपजाऊता कम होती रहती है। जैसे ऑर्नामेंट्स प्लांट्स हो गए, जो वो प्लांट्स जो कि सजावट के लिए काम आते हैं, उनका बहुत ज़्यादा वो यूज़ हो रहा है, समझे। तो इससे भी हमारी जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। चलिए जी, नेक्स्ट कर लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट है अपना ग्रोइंग नीड फॉर फूड। जैसे फूड की मांग अभी मैंने बताया था बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए फिर नेचुरल फॉरेस्ट के ऊपर अपना, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर अपना दबाव जो है बढ़ता जा रहा है इंसानों का। रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए रॉ मटेरियल,
जो क्या है वो फॉरेस्ट से आ रहा है, हर मतलब मैक्सिमम जो रॉ मटेरियल है वो फॉरेस्ट से ही आ रहा है। मेजर इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के अब इफेक्ट क्या है, ये थे कोजेज, इनसे क्या हो रहा है। अब है इफेक्ट्स, जो फॉरेस्ट की कटाई कर रहे हैं उससे हो क्या रहा है, उससे हो रहा है एक तो सोइल इरोजन हो रहा है, ठीक है, ऊपर से डिक्रीज इन रेनफॉल, अगर पेड़ नहीं होंगे तो फिर रेनफॉल कम होगी उस जगह पे, ये 100% बात है, ठीक है। फिर आ गई अपना जो अगर पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी की होल्डिंग कैपेसिटी, पानी रोकने की क्षमता कम हो जाएगी, पानी रोकने की क्षमता कम हो जाएगी तो वहाँ पे बारिश नहीं आएगी, बारिश नहीं आएगी तो जो मिट्टी है वो सूखती चली जाएगी, सूखती चली जाएगी तो वो रेगिस्तान बन जाएगी, डेजर्ट बन जाएगी, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बारिश नहीं हो रही, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा होगी, जो अपने आइस वगैरह हैं, जो अपने ऊपर साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे आइसी आइस है वो पिघलती चली जा रही है, आर्टिक ओशंस हो गए वो पिघल रहे हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो अलग अलग तरह के पेड़ थे, पशु थे, वो एक पर्टिकुलर जगह पे मिलते थे, वो ख़त्म होते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। इन्वायरमेंटल चेंज, इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है, ये इसके मेजर इफ़ेक्ट्स हैं। अब आ जाता है मेन चीज़, इसको रोकने के लिए क्या है, लोगों ने जैसे अपना है ना, कहाँ पर, उत्तराखंड में गढ़वाल, उत्तराखंड में 2 रीजन है, टहरी और गढ़वाल। तो गढ़वाल जो रीजन है वहाँ पर 1970 में इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया, पेड़ काटने शुरू कर दिए। तो जो आसपास के जो ट्राइब्स थे उन्होंने क्या किया, पेड़ों से चिपक गए, वो लोग पेड़ों से चिपक गए और चिपकने के बाद कहा अगर आप पेड़ काटोगे तो हमें भी काट दो साथ के साथ, हमें पेड़ नहीं करवाएं। तो ये आंदोलन इतना ज़्यादा फैला, हद से ज़्यादा। तो ये कब हुआ था, 1970 में। और ये रानी विलेज है कोई, रानी विलेज, वहाँ पर हुआ था 26 मार्च 1974, ठीक है, उत्तराखंड में। फिर है अपना टिम्बर एक्सट्रैक्शन, जो अपने टिम्बर की ट्रीज होती हैं उनका भी, जो इंडस्ट्रीज़ है उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ रही है। लोग अब क्या है, पहले गेट वगैरह घर एक मंजिल बनता था और इस तरीके से, और गेटों का यूज़ कम होता था, हवादार गेट ज़्यादा होते थे। आजकल क्या है, कमरे कम हैं, गेट ज़्यादा हैं, तो उससे क्या है, जो पेड़ है वो ज़्यादा मांग करने, पेड़ों की लोग ज़्यादा मांग करने लगे। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पेड़ों के ऊपर ज़्यादा दबाव डालते हैं कि पेड़ दो भाई हमें, जाओ कहीं से भी पेड़ लेके आओ। तो इंक्रीज इंडस्ट्रियल डिमांड ड्यू टू कमर्शियल यूज़, कमर्शियल का यूज़ होने लग गया, ठीक है। फिर अपना लॉगिंग हो गया, यानी कि पेड़ों की कटाई ज़्यादा होने लगी। फिर माइनिंग हो गया, माइनिंग क्या हो गया, जैसे कहीं से भी कुछ भी चीज़ निकालना हो, जैसे चलो दूर क्यों जा रहे हो, जैसे ओएनजीसी है, ओएनजीसी पेट्रोल निकालती है, पेट्रोल निकालती है तो ये ज़मीन है, ज़मीन के नीचे बहुत सारा पेट्रोल है, ज़मीन है, ज़मीन के नीचे बहुत सारा पेट्रोल है कहीं पर भी, जैसे अपना आसाम हो गया, गुजरात हो गया, इन जगह पे, या अपना वेस्ट बंगाल हो गया, पेट्रोल है तो क्या करती है, पेट्रोल को निकालती है और उसके नीचे पानी भर देती है। कई बार कम पानी भरती है, कई बार ज़्यादा भरती है, तो उसकी वजह से क्या है, मिनी माइनिंग वगैरह करती है, तो इसकी वजह से क्या है, धरतियाँ नीचे चली जाती हैं, ठीक है। अब करता है नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ डैम ऑन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल पीपल। अब क्या है, जो भी फॉर एग्जांपल कुछ एरियाज़ में क्या है, जैसे डैम बना दिए, डैम क्या होता है, कोई भी एक ये विलेज है, ठीक है, ये एक नदी आ रही है, यहाँ से नदी आ रही है, और ये अब क्या करेंगे, ये लोग इस नदी को यहाँ रोक देंगे और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा एक डैम सा बना देंगे। अब क्या करेंगे, जब इस डैम को खोलेंगे ना तो ये पानी यहाँ से आएगा, ठीक है, और वहीं पर इस डैम से हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं क्योंकि पानी के बहाव से फ़ैन घूमेगा, फ़ैन के बहाव से या मोटर लगा देंगे और जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो जो ये गांव है इसके आसपास के सभी गांव में ये बिजली दे सकते हैं, ठीक है। डैम का बेसिकली ये यूज़ होता है। लेकिन अब इससे क्या है, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जिस टाइम पर जितना पानी चाहिए था वो पानी मिल ही नहीं रहा। पानी अब सरकार तय करती है कि किसको कितना पानी चाहिएगा। तो ये क्या है, इंडिया में लगभग 1550 डैम है, अभी लगभग हो सकता है 1600 हो गए हों। सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा, टहरी डैम है, टहरी डैम भागीरथी रिवर के ऊपर है। और सबसे लार्जेस्ट डैम कौन सा है, लार्जेस्ट डैम मतलब कैपेसिटी में, मतलब जिसकी पानी होल्डिंग कैपेसिटी, पानी की रोकने की क्षमता जिसमें सबसे ज़्यादा है, वो है भाखड़ा नांगल डैम। कहाँ पे, रिवर सतलुज के ऊपर, ठीक है। ये था जी वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज।
अब आ जाते हैं अपना वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज है अपना, क्या है अपना, पानी के ऊपर दबाव, मतलब पानी को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि पोटेंशियली यूज़फुल, पोटेंशियली अपना हर एक को जीने के लिए पानी की आवश्यकता है भाई। जब जिसका शरीर ही 70% पानी से बना हो तो वो सोच सकते हैं उसको जीने के लिए दिन में लगभग ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 लीटर पानी चाहिए ही चाहिए। इन एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, रिक्रिएशनल एंड इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़, जैसे इन सब चीज़ों में ना पानी चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर है, गेहूँ बोते हैं या कोई भी हम चीज़ अगर ज़मीन के अंदर लगाते हैं तो उसको बड़ा होने के लिए पानी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, पानी की थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। पानी क्या है, हमारे अर्थ के ऊपर 97% यानी कि 97% तो साल्ट वाटर है, खारा पानी, जिसको यूज़ में ले ही नहीं सकते, चाह करके भी नहीं ले सकते। और जो 3% है वो है पानी पीने लायक। लेकिन जो 3% है ना, उसका भी लगभग 2/3, लगभग ये कह सकते हो 75% पानी कहाँ पर है, आइस की फॉर्म में, ग्लेशियर्स में हो गए, पोलर आइस हो गए, वहाँ पर है। अंटार्कटिक ओशन, आर्टिक ओशन, एटलांटिक, इनमें है जैसे ना जमा हुआ बर्फ की फॉर्म में है वो पानी। और जो 1/3 हो गया, 1/3 है अंडरग्राउंड वाटर, इसी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसी को हम लोग पी रहे हैं। यही जितनी हमारी पूरी अर्थ की पॉपुलेशन है, ये 1/3 पानी से ही हमारी प्यास बुझ रही है। तो अगर हम बात करें तो यानी कि लगभग 1% पानी पीने लायक है पृथ्वी के ऊपर। सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर यूज एंड ओवर एक्सप्लोटेशन। अब क्या है, देखो जो सरफेस के ऊपर पानी है यानी कि रिवर्स वगैरह का, एंड जो ग्राउंड वाटर है यानी कि ज़मीन के अंदर का पानी, उसको हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इतने ज़्यादा नलके लग गए, बोरवेल लग गए, तो वो क्या है, ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है। रोडों के ऊपर बहा रहे हैं डेली, अपनी जो भी साफ़ है, घर साफ़ है, गेट साफ़ करना है या आप अपना गाड़ी साफ़ करनी है, डेली बहुत ज़्यादा मिलियन ऑफ टन पानी यूज़ होता है और वो वेस्ट जाता है एज इट इज़ शिवर्स में। फिर क्या है, रिड्यूस सरफेस वाटर सप्लाई। जो सरफेस वाटर है उसकी सप्लाई क्या है, रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। फिर लैंड सबसिस्टेंस, मतलब इसका मतलब क्या है, लॉस ऑफ सपोर्ट बिलो ग्राउंड वाटर, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है अगर वो कम होता जाएगा और कम होता जाएगा, तो उससे क्या है, जो ज़मीन है वो नीचे धंसती चली जाएगी, समझे। तो कोज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, अब हम इतना ज़्यादा नीचे वाला पानी यूज़ कर रहे हैं, और उसका क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इंसान भी जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। अब अगर सरकार गंदा पानी देगी लोगों को तो वो क्या करेगा, वो बोरवेल लगवाएंगे और नीचे से पानी को निकाल के डायरेक्ट यूज़ करेंगे। लोगों की भी गलती नहीं इसमें, डायरेक्ट सरकार इन्वॉल्व है। उन लोगों का सिस्टम इस तरीके से अच्छा नहीं है कि लोग बोरवेल लगाने के लिए मजबूर हैं। वाटर क्वालिटी कंसर्न, मतलब क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं, पानी तो ले लेती हैं, जैसे कोका कोला की फैक्ट्री होगी, कोल्ड ड्रिंक की कोई भी फैक्ट्री होगी, स्टील की कोई भी फैक्ट्री होगी, आयरन मेकिंग कोई भी फैक्ट्री की, वो क्या करता है, मिलियन ऑफ टन्स पानी लेती हैं आसपास की झील से, और फिर क्या करता है, वो जो हॉट वाटर होता है, जो गंदा गंदा पानी होता है, बिल्कुल लो क्वालिटी वाटर होता है, वो उसको वापस वो उस झील में या फिर समुंदर में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है, और हमारा पानी गंदा होता है, यानी कि वो वाटर क्वालिटी कंसर्न्स होते हैं। एग्जांपल क्या है, कोका कोला ग्राउंड वाटर एक्सप्लोटेशन इन केरला। देखो केरला में क्या हुआ, केरला में कोका कोला की फैक्ट्री लगी और उसने आसपास की झील से हज़ारों टन पानी लिया और उसको क्या करता था, यूज़ करते थे, कोका कोला बनाते थे और उसको बेचते थे अच्छे खासे प्रॉफिट पे, और जो वेस्ट पानी होता था उसको वापस झील में डाल देते थे। अब क्या करता, आस पड़ोस के लोग तो झील से ही पानी भरेंगे, वो फिर बीमार होने लगे। फिर बहुत सारी एप्लीकेशंस, लगभग 700 एप्लीकेशन लगी सुप्रीम कोर्ट में, जब जाके सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 2010 में ये कहा कि आप लोग आज से ही अपनी सर्विसेज या अपनी फैक्ट्री इस जगह पर नहीं लगाएंगे केरला के अंदर, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर, पानी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं। अभी फ्रेश की क्या है, जैसे बहुत सारे स्टेट्स में आपस में पानी में क्या है, लड़ाइयाँ चल रही है। जैसे रिवर कावेरी के ऊपर है, किसके ऊपर, किस के बीच में, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। अब दूर क्यों जा रहे हैं, हरियाणा पंजाब में नहर के ऊपर लड़ाई है, समझे कि ये इतना पानी नहीं दे रहा है, इतना पानी। इंडिया पंजाब में इंडस वाटर ट्रीटी बनी स्पेशली, तो पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी महान बंदा ले लो, जिसने बुद्ध हो गया, महावीर हो गया, ऋषभदेव हो गया, कोई भी महान है, कोई भी महान सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन,
कुछ भी ले लो, सबका बसेरा पानी के पास मिलेगा। क्यों भाई? जीने के लिए यही एकमात्र स्रोत होता है पानी। अगर आप कुछ नहीं खाओगे ना, पानी पानी पीते रहोगे, तो भी आप जी जाओगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर पानी नहीं मिलेगा और आप कुछ भी खाते रहो, आप नहीं जी पाओगे। समझे? तो कल फिर और ज़्यादा टॉपिक करेंगे। इतना ही था। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साइनिंग आउट।